हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 का क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर का साइंस का पार्ट। इस क्वेश्चन पेपर के सोशल साइंस यानी एसएसटी का सोल्यूशन वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे, तो वो वाला आपको देखना होगा तो देख लेना चैनल से। सो स्टार्ट करते हैं आज साइंस का पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फिजिबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो इस क्वेश्चन में हमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से किस ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो ये आपका साइंस का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है। आई डोंट नो न्यू वाले वर्जन में ये है या नहीं, बट ओल्ड एनसीईआरटी में ये चैप्टर था और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले पोर्शन में ये वाला आपको रिएक्शन मिल जाता। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स जब कॉपर सल्फेट में ऐड किया जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद जिंक सल्फेट सोल्यूशन बनाता है। तो जिंक कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस कर पाता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए ये कॉपर को उसके सल्फेट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर लेता है। जबकि बाकी के 3 ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिजिबल यानी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में है आयरन सल्फेट और कॉपर टर्निंग्स। तो यहाँ पे कॉपर आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है। थर्ड ऑप्शन में है आयरन सल्फेट और आयरन नेल्स। तो इसमें भी आयरन जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कम होती है जिंक से। अगेन इन फोर्थ ऑप्शन कॉपर टर्निंग्स और जिंक सल्फेट, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कॉपर से, सो कॉपर यहाँ पे जिंक सल्फेट से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रिफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दीज आर ऑप्शन नंबर 1 नॉन बायोडिग्रेडेबल, 2 नॉन रिएक्टिव, 3 पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 4 मोर एक्सपेंसिव। प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस को ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फूड आइटम्स रखने के लिए, फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये इसमें फूड रखने से फूड के साथ प्लास्टिक का रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए फूड सेफ रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दीज आर नॉन रिएक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन में था नॉन बायोडिग्रेडेबल। येस, प्लास्टिक कंटेनर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फूड आइटम्स क्यों स्टोर करते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स में। सो यहाँ पे अगर हम ये बोलेंगे कि प्लास्टिक कंटेनर्स में हम फूड इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो ये कोई मीनिंग नहीं बना रहा है, राइट। सो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेल, प्लास्टिक कंटेनर्स के लिए ये स्टेटमेंट भी सही है, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है मोर एक्सपेंसिव। तो प्लास्टिक कंटेनर्स जो होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, दीज आर चीप टू मॉडरेट प्राइस्ड थिंग्स। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 नॉन रिएक्टिव ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू डैश। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर करंट पास किया जाता है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू, तो कॉपर किस प्लेट पे डिपॉजिटेड यानी कि स्टोर होगा। तो जब करंट पास किया जाता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के थ्रू, तो कॉपर सल्फेट में क्या रहता है, Cu2+ और SO4 इन दोनों टाइप के आयन से मिलके ही CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना होता है। लेकिन जब हम करंट पास करते हैं इस सोल्यूशन के थ्रू, तो ये जो आयन से मिलके ये सोल्यूशन बना है, ये आयन्स बिखरने लगते हैं। सो Cu2+ बनता है और SO4 बनता है। तो Cu2+ जो है वो उस प्लेट की तरफ जाएगा जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। Next question is ISRO stands for what? So options are Indian Science Research Organization, option 2 International Science Research Organization, option 3 Indian Space Research Organization, and option 4 Interstate Research Organization. So ISRO stands for Indian Space Research Organization, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूटेंट नहीं है, यानी कि कौन सा चीज़ वाटर को पोल्यूट नहीं करता है। सो ऑप्शंस आर सीवेज, एल्गी, फर्टिलाइजर्स एंड वीडिसाइड्स। तो ऑप्शन में से सीवेज, फर्टिलाइजर्स और वीडिसाइड्स ये तीनों जो है वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। सीवेज यानी नाली का गंदा, फर्टिलाइजर्स आप जानते हो जो कि यूज़ किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में, और वीडिसाइड्स जो कि घास को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। ये तीनों ही वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। जबकि एल्गी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खुद का खाना बना सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। So algae is not a water pollutant, so option number 2 will be the answer. Next question is which of these gases are responsible for global warming?
इनमें से कौन से गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है? सो द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग आर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी कि H2O, देन यू हैव मीथेन यानी कि CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स एट्सेट्रा। तो इन चारों गिवन ऑप्शन में से देखिए चारों में ही आपका CO2 है। फर्स्ट में CO2, मीथेन, वाटर वेपर ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं, तो ये तो करेक्ट होता ही। साथ में 2, 3 और 4 में भी आपका CO2 है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और CO और ओजोन ये तीनों जो है वो डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग कॉज नहीं करते हैं, बट सिंस चारों ऑप्शन में CO2 है, इसी के वजह से ये चारों ही ऑप्शन को आंसर की में आंसर एज अ आंसर चारों ऑप्शन को ही माना गया है। तो एंट्रेंस एग्जाम में इन चारों ऑप्शन में से किसी को भी अगर बच्चे ने सिलेक्ट करके आया था तो उसे मार्क्स मिला था। कभी कभी ऐसे गलत क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और जिसमें सभी को मार्क्स मिलता है, जो भी बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि एंट्रेंस एग्जाम में सभी क्वेश्चन के आंसर करके आना। अगर आपका आंसर सही नहीं भी आता हो तो भी तुक्का मार के कोई भी आंसर को सिलेक्ट करके आ जाना। इन केस वो क्वेश्चन अगर गलत होता है या चारों ऑप्शन सही होते हैं तो आपको मार्क्स मिलने की चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेड और इडली डो बिकम्स फ्लफी बिकॉज ऑफ डैश। फर्स्ट है हीट, सेकंड ग्राइंडिंग, थर्ड ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स और 4 नीडिंग। ब्रेड या इडली डो फ्लफी यानी नरम कैसे होता है? सो ब्रेड और इडली डो में जब ईस्ट सेल्स ग्रो करते हैं, ईस्ट सेल क्या होते हैं? ईस्ट सेल एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो जब ये ग्रो करते हैं ब्रेड और इडली डो में तो फिर वो डो फ्लफी बनता है, नरम होता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट endangered species फ्रॉम द फॉलोइंग। सो ऑप्शंस आर रेड डेटा बुक, रिकॉर्ड बुक, ऑब्जर्वेशन बुक। सो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है हर साल, सो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाओगे। सो द बुक विच कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट endangered species is रेड डेटा बुक। सो ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Question number 84. Identify the traditional method of irrigation. Options are chain pump, lever system, sprinkler system, drip system. So ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमें पूछा जा रहा है। ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले यूज़ किया जाता था, एंड सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बोथ A and B यानी कि चेन पंप एंड लीवर सिस्टम इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपके जो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ये दोनों है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सो ये दोनों करेक्ट आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, एक और साल आया था, इसको आप ध्यान रखोगे। सो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 2 नेशनल पार्क सिचुएटेड है। एक तो आपका सतपुरा नेशनल पार्क यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड बोरी नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर 2। सो जो भी बच्चा 1 या 2 दोनों में से किसी को सिलेक्ट करके आया था, किसी को मार्क करके आया था आंसर, उसे मार्क्स मिले थे। सो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। सो एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो अगर 2 ऑप्शन सही होते हैं तो कोई भी एक को आप मार्क करके आ सकते हो। Next question is Ankush has just entered his adolescence years. He wishes to know what should be eaten to remain healthy. Which of the following set of food should he consume to remain fit and healthy? तो ये क्वेश्चन है चैप्टर एडोलेसेंस का। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस टीनेजर्स को कैसे खाना खाने चाहिए। सो देखिए इसमें आप अपना जो बेसिक सेंस है, लॉजिक है, उसको यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में आपको अनहेल्दी फूड्स दिखेंगे। चिप्स आपका अनहेल्दी फूड है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 3 में फ्राइड स्नैक्स है, तो ये भी एक अनहेल्दी फूड आइटम है। 4 में आपको देखिए चिप्स है अगेन, तो ये भी अनहेल्दी है। सो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 यहीं से आपके गलत हो जाते हैं। बचा आपका ऑप्शन नंबर 1 जिसमें कि आपके सारे हेल्दी फूड आइटम्स हैं, मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल। सो दिस विल बी द आंसर। Next question is at puberty which hormone is secreted by ovaries? Okay, so ovaries is a hormone of females and so females का hormone आपका होता है estrogen. So option number 1 estrogen will be the answer. Next question metamorphosis in frog is controlled by this hormone. किस हार्मोन से फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल्ड होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेटामॉर्फोसिस। हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, सो मेटामॉर्फोसिस से इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज। एक बॉडी है जो कि एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मोशन हो रहा है इसमें। सो इसके ऑपोजिट जो फोर्स एक्ट करता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। सो ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रिक्शनल फोर्स। Next question is human ears are sensory organs that help to hear sound. Its outer portion can be seen. The rest of the delicate ear is buried deep inside the skull. Identify the correct sequence from the outer ear to inner ear.
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ह्यूमन ईयर्स जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम सुन सकते हैं, एंड ईयर का जो आउटर पोर्शन है इसे हम देख सकते हैं, बट इसका जो इनर पोर्शन है जो कि डेलिकेट यानी कि बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है वो स्कल के अंदर बहुत ही अंदर बरीड होता है। तो हमें यहाँ पे आउटर ईयर से लेकर इनर ईयर तक के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें अरेंज करना है। तो इसके लिए हमें ह्यूमन ईयर का जो डायग्राम होता है वो आना चाहिए। सो सबसे आउटर ऑर्गन हो जाएगा सी पिन्ना, उसके बाद होगा डी ईयर ट्यूब, उसके बाद होगा बी ईयर ड्रम, देन ई इनर ईयर, एंड अंदर में होता है ऑडिटरी नर्व यानी कि ए। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी डी बी ई ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1। सो क्लास 9th के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों प्लीज़ ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम है ये आप अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में सबसे पहले है ब्रेल। सो ब्रेल होता है एक सिस्टम जिसके थ्रू विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल सिस्टम के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। सो ए मैच करेगा रिसोर्सेज फॉर विजुअली यानी कि ब्लाइंड चैलेंज्ड पर्सन, ए मैच करेगा 3 के साथ। सो ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में ही सिर्फ है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, बट बाकी ऑप्शंस को भी मैच कर लेते हैं। सो बी में है कलाइडोस्कोप जो कि मैच करेगा 4 से। कलाइडोस्कोप से क्या होता है, ब्यूटीफुल पैटर्न्स फॉर्म्ड होते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। उसके बाद सी है डिस्पर्शन जो कि मैच करेगा 1 से। डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। एंड डी में है लेटरल इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है। सो ये मैच करेगा 2 से। लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन लाइटनिंग। सो लाइटनिंग के टाइम पे जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। जो पहले होता है उसे पहले अरेंज करेंगे एंड उसके बाद के प्रोसेसेस को सो ऑन अरेंज करेंगे। ओके, सो लाइटनिंग में सबसे पहले होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड यानी कि डी सबसे पहले होगा। उसके बाद होगा आपका बी एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एजेस ऑफ द क्लाउड यानी कि पहले पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा फिर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। उसके बाद होगा ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स लार्ज। अब क्योंकि ये दोनों टाइप के चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं तो अब इनका जो मैग्नीट्यूड ये बढ़ेगा। उसके बाद होगा एयर बिकम्स कंडक्टर ऑफ चार्जेस। एयर अब चार्ज को कंडक्ट करने लगेगा। एंड उसके बाद लास्ट में होगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड कॉल्ड एज लाइटनिंग। लास्ट में आपका लाइटनिंग होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस है डी बी ए सी ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट। सो कैलोरीफिक वैल्यू से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। सो कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल का एक्सप्रेस किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड। सो हीट प्रोड्यूस्ड यानी हीट का जो यूनिट होता है वो या तो जूल होगा या तो किलो जूल होगा। एंड अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज्ड वो यूज़ होता है किलोग्राम में। सो ऊपर आपका किलो जूल या फिर जूल एंड डिवाइडेड बाय केजी। सो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, किलो जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 3 किलो जूल पर केजी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर यानी कि Ag ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट व्हाट विल यू चूज एज कैथोड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी मेटल ऑब्जेक्ट में अगर सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट करना हो तो हमें कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करना है, ये इन ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। ओके, सो कैथोड में हमें यूज़ करना पड़ेगा जिस मेटल के ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना पड़ेगा सिल्वर को, यानी कि कैथोड होगा मेटल ऑब्जेक्ट। एनोड में हम सिल्वर को यूज़ करेंगे, सिल्वर का किसी भी सॉलिड फॉर्म, सिल्वर बार जैसे हो गया। फिर इलेक्ट्रोलाइट हमें सिल्वर को ही लेना पड़ेगा, सिल्वर के सोल्यूशन को, यानी कि सिल्वर सॉल्ट। सो कैथोड विल बी मेटल ऑब्जेक्ट, एनोड विल बी सिल्वर बार एंड इलेक्ट्रोलाइट विल बी सिल्वर सॉल्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राशि वॉज अनेबल टू होल्ड द ग्रीसी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बी बिकॉज। राशि मिल्क का एक टम्बलर यानी कि एक कंटेनर है जो कि ग्रीसी है। ग्रीसी यानी कि बहुत ही स्मूथ हो गया है अब सरफेस, तो इसको अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी। ऐसा क्यों? तो इसका कारण ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रीसी यानी कि स्मूथ हो गया है सरफेस। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस हम यूज़ करते हैं व्हीकल्स में सॉफ्टन करने के लिए, ठीक है। सो ग्रीसी का मतलब है स्मूथ सरफेस। सो ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 3 में है, बट उसके बाद है फ्रिक्शन का बात। सो जब कोई भी चीज़ स्मूथ हो रहा है तो फ्रिक्शन डिक्रीज़ करता है।
सो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ग्रीसिंग हैज़ मेड द सरफेस स्मूथ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन इज द मशीन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच इट इज़ यूज्ड। तो कंबाइन एक मशीन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। सो कंबाइन जो मशीन है वो हम यूज़ करते हैं हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। हार्वेस्टिंग मतलब फसल यानी कि क्रॉप का कटाई, और थ्रेशिंग मतलब उसको साफ़ करना, उसका जो फॉडर पार्ट है उसको अलग करना उसके जो क्रॉप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट फॉर CNG। सो CNG के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट है, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। तो CNG गैस है तो ये तो पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। सो 1 नहीं होगा। सेकंड इज़, इट इज़ मोर पोल्यूटिंग, नहीं, CNG इज़ अ गुड फ्यूल, ये पोल्यूशन कम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख लो। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इसका नाम ही है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि इसको कॉम्प्रेस किया गया है, यानी कि प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। ओके, एंड फोर्थ इज़, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, इससे CNG को हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ मोर पोल्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनीश हैज टू डेमोन्स्ट्रेट अ साइंस एक्टिविटी ऑन इग्निशन टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स गिवन टू हिम लाइक पेपर शीट्स, कैंडल, मैच बॉक्स एंड द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द एक्टिविटी टू वर्क विल बी। सो इग्निशन टेम्परेचर पे एक साइंस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट करना है। सो उसके लिए हमें जो प्रोसेस है, सीक्वेंस है, उसे 1 by 1 अरेंज करना है। सो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जितना टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए ताकि वो जलना स्टार्ट करे। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 3 ऑप्शन में है, डी सबसे पहले और एक ऑप्शन में बी सबसे पहले। तो पहले बी वाला देख लेते हैं। बी में है, पोर द वाटर इन 1 ऑफ द कप्स। इसमें पहले से हमें ये नहीं बताया गया कि कितने कप्स हैं, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कप में पानी डालो, 1 ऑफ द कप्स। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, इसको आप लॉजिकली इतना लगा सकते हो दिमाग, ठीक है। यानी कि डी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। सो डी क्या है, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि 2 पेपर कप बनाना है किसी पेपर को फोल्ड करके। उसके बाद आपका डेफिनेटली अब इसमें बी होगा सेकंड, क्योंकि 2 कप बन गए हैं, अब उनमें से एक में पानी डालना है। सो डी के बाद होगा बी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यानी कि अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, 2 और 3, बाकी दोनों तो होंगे नहीं। सो अब चेक करना है ई पहले होगा या ए पहले होगा। ई में है, हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ अ कैंडल। एक सेकेंड, अब कैंडल का बात हो रहा है, कैंडल के थ्रू दोनों कप्स को हीट करना है, बट उससे पहले कैंडल को जलाना पड़ेगा, राइट। सो ए पहले होगा, लाइट द कैंडल, ए पहले होगा ई से। सो ए, डी, बी, ए, ई, सी दोनों में ऑप्शन में लास्ट में आ रहा था, तो सी तो लास्ट में ही होगा। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डी, बी, ए, ई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है सेल ऑर्गेनेल्स, लिस्ट 2 में है फंक्शन। सो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सो 1 ए मैच करेगा 2 के साथ, ए 2 के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं बाकी सबको। बी है सेल मेम्ब्रेन। सो बी, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। सो डेफिनेटली इट विल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, तो बी मैच करेगा 4 के साथ। सो सी इज़ क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स से क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द चिल्ड्रन, ओके। एंड डी इज़ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 2023 के साइंस के 25 क्वेश्चंस। सोशल साइंस यानी SST पार्ट का वीडियो सोल्यूशन अपलोडेड है, एंड बाकी पार्ट्स के सोल्यूशन भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।